आज हम बात करेंगे माइग्रेशन पैरामीटर की। माइग्रेशन पैरामीटर की बात करने जा रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी की सीरीज़ है ये। इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेशन पैरामीटर। माइग्रेशन पैरामीटर होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ ना कुछ हम बता दूँ मैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने क्या करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेंगे। ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है। कौन सा सॉल्वेंट है, ये मोबाइल फेस। ये मोबाइल फेस वाला सॉल्वेंट है। यहाँ पर हमने हैंग किया हुआ एक फ़िल्टर पेपर। एक फ़िल्टर पेपर हैंग किया हुआ है यहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर हैंग किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने मोबाइल फेस के तौर पर सॉल्वेंट लिया हुआ है। ये मोबाइल फेस है। ये मोबाइल फेस के तौर पर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है CCl4। फॉर एग्जांपल CCl4 लिया हुआ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इधर करके हमने स्टेशनरी फेज लिया हुआ है। आपको पता है कि सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम वाटर लिया हुआ है जो कि पोलर सॉल्वेंट है। हमेशा याद रखना कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, इन दोनों की पोलैरिटी मैच नहीं होनी चाहिए। दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस होना चाहिए। एक अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होना चाहिए। अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में पोलैरिटी में डिफरेंस होगा तभी मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे होंगे ये अलग होंगे। ये मिक्सचर है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ऐसे ऐसे। ये बड़ी सी, ये चूँकि मेरे पास जगह कम है, आपने फ़िल्टर पेपर जो सा लेना है वो बहुत बड़ा लेना है। फ़िल्टर पेपर जो सा लेना है वो बहुत ही बड़ा लेना है, बहुत ही बड़ा। यानी कि फ़िल्टर पेपर की जो सी स्ट्रिप होगी ना वो बड़ी लेनी है, ताकि मिक्सचर के कंपोनेंट जो से हैं उनके दरमियान फासला ज़्यादा हो और वो आपस में मिक्स अप ना हो, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक ट्रैवल कर गया सॉल्वेंट यहाँ तक ट्रैवल कर गया। और ये मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं A B C। A है, ये B है, ये C है। B, ये C है और ये B है। 3 कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। ये मिक्सचर था नीचे, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। मिक्सचर है, इसका 3 कंपोनेंट्स हैं A B और C। ये अगर ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया। अगर ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसने फ़िल्टर पेपर के ऊपर, फिर उसके बाद इसी फ़िल्टर पेपर को हमने उठाकर यहाँ पर रख देना है। इसी फ़िल्टर पेपर को हमने उठाकर यहाँ पर रख देना है ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पर करके ये बेस लाइन है और ये सॉल्वेंट फ्रंट है। ये मेरी बात याद रखना, ये बेस लाइन है। बेस लाइन किसे कहते हैं, ये इसकी तारीफ है कि जहाँ पर द मिक्सचर इज प्रेजेंट। जहाँ पर मिक्सचर प्रेजेंट होगा ना उसे हम कहेंगे बेस लाइन। और ये जो सा है ये सॉल्वेंट फ्रंट है। ये सॉल्वेंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि वेयर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्रैवल के जहाँ जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो सा मोबाइल फेस के तौर पर जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया हुआ CCl4, जहाँ तक इस सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया है ना वो सारा रास्ता जो सा होगा वो सॉल्वेंट फ्रंट होगा। यानी कि अगर ये देखें ना, ये मोबाइल फेस के तौर पर ये सॉल्वेंट जो सा है ये ऊपर की तरफ गया है। ये सॉल्वेंट है मोबाइल फेस वाला सॉल्वेंट इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को लेकर ऊपर की तरफ गया है।
मोबाइल फेज़ जो सा है इस मिक्सचर के कंपोनेंट को, ये जो सा मोबाइल फेज़ के तौर पर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, इसने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को ऊपर की तरफ ट्रैवल करवाया, और जहाँ तक भी ये मोबाइल फेज़ गया है इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है ना, समझ आ गई, वहाँ पर निशान लगा लेना है और निकाल लेना फ़िल्टर पेपर। हमेशा याद रखना कि जब भी इस क्रोमेटोग्राम को निकालना है, क्रोमेटोग्राम क्या होता है कि जब क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि मिक्सचर के तीनों के वो कंपोनेंट्स, जब मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं और फ़िल्टर पेपर कितना फिल हो जाए, 3/4 फिल हो जाए, किससे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, ये जो सा नीचे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CCl4, कोई सा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर मोबाइल फेज़ कह लो, जब भी फ़िल्टर पेपर 3/4 पार्ट कंप्लीट हो जाए इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, तो फिर आपने इस फ़िल्टर पेपर को बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1/4 पार्ट खाली रह जाए, ब्लैंक ही रह जाए, तब आपने इसको बाहर निकालना है, ठीक है ना, अदरवाइज़ बाहर नहीं निकालना। 3/4 पार्ट जब मोबाइल फेज़ वाला सॉल्वेंट जो सा है ये कवर कर ले फ़िल्टर पेपर पर, ठीक है ना, और फ़िल्टर पेपर में मौजूद जो सा बेस लाइन में मौजूद जो सा मिक्सचर है, इसके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएं, फिर आपने फ़िल्टर पेपर को बाहर निकाल लेना और इसका 1/4 पार्ट ही खाली रहे। ये मेरी बात याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, ये 3 कंपोनेंट्स अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो सा फ़िल्टर पेपर है, ये इस मिक्सचर, ये जो सा मोबाइल फेज़ के अंदर फ़िल्टर पेपर जो सा है इस मोबाइल फेज़ के अंदर फ़िल्टर पेपर जो सा है इस मोबाइल फेज़ के अंदर कितना डिप होना चाहिए, तकरीबन 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक, 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक ये डिप होना चाहिए इसके अंदर, मोबाइल फेज़ के अंदर। मोबाइल फेज़ फ़िल्टर पेपर जो सा है इस मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट के अंदर इतना डिप होना चाहिए, 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये स्पॉट होती है जो फ़िल्टर पेपर को दी जाती है, ये डंडा जो सा है ये स्पॉट है, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर हमने ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स अलग कर लिए हैं। ये है जी A, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि वेयर द मिक्सचर प्रेजेंट। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं RF वैल्यू क्या होती है। RF वैल्यू को हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। RF वैल्यू को कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर, आपने एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ करना। जहाँ पर वेलोसिटी, जहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, जहाँ पर स्पीड क्या हो रही होती है, ये स्पीड का सिंबल है, जहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है हम उससे कहते हैं, ये क्या है, जहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है उससे कहते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन फैक्टर हम किसे कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि कम होना। रिटार्डेशन का फैक्टर क्या है, कम होना, यानी कि एक्सेलरेशन के बिल्कुल उलट ही रिटार्डेशन का मतलब है। रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। ये RF वैल्यू का मतलब क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, कम होना, ठीक है। अब ये RF का फार्मूला है, RF की डेफिनेशन क्या है कि द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट या फिर कंपोनेंट्स। यार ये जो सा सोल्यूट कहाँ पर है, सोल्यूट किसे कहते हैं, इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये मिक्सचर है, मिक्सचर सोल्यूट के तौर पर ही काम कर रहा है ना। ये इतना ज़्यादा किसकी मिकदार है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ज़्यादा इसकी मिकदार है ना, तो इसलिए हम इसे सॉल्वेंट का नाम देंगे। और ये मिक्सचर की कम मिकदार है इस सॉल्वेंट के मुकाबले में, हमने इसको नाम दे दिया क्या है, ये सोल्यूट है। सोल्यूट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, सोल्यूट है, ठीक है ना, समझ आ गई। और इस फ़िल्टर पेपर में भी सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सा मौजूद है सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मौजूद है, इसलिए इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट का नाम देंगे। और ये जो उनसे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं इसको हम कहेंगे ये सोल्यूट है, जो कि इस फ़िल्टर पेपर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वही मैं बाद में समझाना चाह रहा हूँ। द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट या फिर कंपोनेंट, सोल्यूट या फिर कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन से सोल्यूट या फिर बेस लाइन से जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं
वो उनका डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। यानी कि बेस लाइन से ध्यान से सुना मेरी बात, बेस लाइन से इस मिक्सचर के तीनों के तीनों कंपोनेंट्स का डिस्टेंस क्या है, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस, बेस से सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस, बेस से सॉल्वेंट कैसे ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस। इसका मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस सॉल्वेंट ने, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस फिल्टर पेपर पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पर दर्ज कर देनी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, बेस लाइन से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक जो सी वैल्यू होगी, कि जहाँ तक इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने अपने आप को मूव करवाया है फिल्टर पेपर के ऊपर, वो वाली वैल्यू हमने लिख देनी है यहाँ पर। और इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा वाइट बोर्ड छोटा है, मैं आपको मुंह से ही बता देता हूँ। द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट फ्रॉम बेस लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ये दोनों बातें मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दी हैं, ठीक है ना, समझ आ गई है, बड़ी तफसील से बताई हैं, ठीक है ना। और अब उसके बाद अब हम इसको हम एक न्यूमेरिकल के ज़रिए आपको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये क्रोमेटोग्राम लिया हुआ है, यहाँ पर ये क्रोमेटोग्राम लिया हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ इस क्रोमेटोग्राम में इस मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस सॉल्वेंट फ्रंट तक, ये क्या है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है, और नीचे क्या है, ये बेस लाइन है, कि ये जो सा है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने ये नीचे से सॉल्वेंट फ्रंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस आ जाएगा इधर, वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा इधर। फॉर एग्जांपल 15 कवर किया, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर उसने कवर किया डिस्टेंस। और ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, ये सी कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर और ये फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट का इस बेस लाइन से फासला क्या है, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं यार, क्या टेंशन है, 3 सेंटीमीटर है। बी कंपोनेंट का इस बेस लाइन से कितना फासला है, 5 सेंटीमीटर। और इस सी कंपोनेंट का इस बेस लाइन से कितना फासला है वो भी लिख देंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, सी कंपोनेंट का इस बेस लाइन से फासला वो भी लिख देंगे, वो कितना है, फॉर एग्जांपल वो 10 है, ठीक है ना। अब हम RF वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं। RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। RF वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। RF वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, RF वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, RF वैल्यू फॉर कंपोनेंट ए कंपोनेंट के लिए जो सी RF वैल्यू होगी वो क्या होगी, हम RF वैल्यू कैलकुलेट करने चला रहे हैं।
सबसे ऊपर हम रखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट या फिर कंपोनेंट, कि कंपोनेंट का डिस्टेंस क्या है बेस लाइन से, ठीक है ना। हम RF वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर ए कंपोनेंट के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए फ्रॉम बेस लाइन, यानी कंपोनेंट ए का बेस लाइन से डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर दर्ज कर देंगे, ठीक है ना, 3 दर्ज कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इस बेस लाइन से इस सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, और बेस लाइन से डिस्टेंस था, सॉरी मैंने गलती से नीचे ले गया, बेस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट इतना, बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस क्या है कि जितना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने कवर किया है फासला इस फिल्टर पेपर के ऊपर, वो फासला हमने 15 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। फिर उसके बाद आगे है RF वैल्यू फॉर बी कंपोनेंट के लिए हम RF वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। RF वैल्यू फॉर बी कंपोनेंट, RF इज इक्वल टू हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट। अब हम RF वैल्यू फॉर बी कंपोनेंट के लिए फाइंड करने जा रहे हैं, RF वैल्यू फॉर बी कंपोनेंट के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बेस लाइन, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी कंपोनेंट का इस बेस लाइन से फासला वो दर्ज करेंगे यहाँ पर, इस पर 5 सेंटीमीटर हम दर्ज कर देंगे, 5 ओवर, ठीक है ना। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्वेंट, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन टू सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि कितना डिस्टेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस फिल्टर पेपर पर कवर किया है, वो वाला डिस्टेंस बेस लाइन से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक, वो वाला डिस्टेंस जो सा वो नीचे आ जाएगा, 1/5, वो आ गया, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर उसके बाद 5 कम 5, 5 कम 5, ठीक है ना, 5 कम 5 और 5 थी 15, ठीक है ना। और फॉर सी कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, RF वैल्यू फॉर सी कंपोनेंट के लिए कि सी कंपोनेंट का इस बेस लाइन से फासला कितना है 10, वो ऊपर दर्ज कर देंगे, और कितना डिस्टेंस इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस फिल्टर पेपर के ऊपर कवर किया है बेस लाइन से लेकर इस सॉल्वेंट फ्रंट तक, वो वाला डिस्टेंस जोन सा होगा वो 15 है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेस वाले सॉल्वेंट, यानी कि मोबाइल फेस ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा ना इस फिल्टर पेपर के ऊपर, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तब्दीली कहाँ आएगी, इन कंपोनेंट्स में, ये ऊपर वाले में, यानी कि ये कंपोनेंट जोन से होंगे इनमें कमी आएगी। कंपोनेंट्स चूँका बेस लाइन से फासला उनका मुख्तलिफ है, इसलिए यहाँ पर इस वैल्यू में कमी बेशी होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू जो सी होगी ये तीनों कंपोनेंट्स के लिए सेम ही रहेगी, सिर्फ तीनों कंपोनेंट्स का फासला जो सा होगा वो बेस लाइन से डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब ये भी मेरी बात याद रखना कि बेस लाइन से फासला जो सा है, ये बेस लाइन से फासला, ये कंपोनेंट जो से होंगे, ये जो से कंपोनेंट्स हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। मेरी बात ये भी याद रखना, एक और बात है, ये तीनों कंपोनेंट्स में कमी बेशी क्यों आई है। ये सबसे ऊपर वाला जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट होगा, सबसे ऊपर वाला जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट होगा ना, ये क्यों ऊपर गया है, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इस मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इस वाले कंपोनेंट की अट्रैक्शन मिक्सचर के ये मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है, CCl4 के साथ ज़्यादा है, इसलिए ये CCl4 इस मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से मिलकर ऊपर की तरफ गया है,
क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट से की मदद से ये ऊपर की तरफ ज़्यादा गया, ठीक है ना। और नीचे जो सा होगा सबसे नीचे वाला, यानी क्या ज़ाहिर कर रहा है कि इसमें पोलर खसूसियत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि फ़िल्टर पेपर के अंदर सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं ऐसे करके, ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं ऐसे 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 ऐसे। इनमें क्या है, ये पानी जो सा है, पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 करके फंसे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे। चूँकि ये रुका हुआ है पानी के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं इस फिल्टर पेपर के अंदर, इसलिए मिक्सचर का ये कंपोनेंट जो सा है, ये पानी के मॉलिक्यूल चूँकि धंसे हुए हैं, इसलिए ये भी इसको मिक्सचर के कंपोनेंट को नीचे ही रहने देगा। ये नीचे रहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसलिए इसके अंदर पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसलिए ये स्टेशनरी फेज़ के तौर पर एक्ट करने वाले पानी, स्टेशनरी फेज़ के तौर पर जो सा पानी एक्ट कर रहा है इस फिल्टर पेपर में, उसके साथ ही इसने रिएक्ट किया है और उसी पानी ने इसको नीचे की तरफ रोक लिया, इसको मोबाइल फेज़ के साथ ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट में पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन रखता था। स्टेशनरी फेज़ की वजह से ये नीचे ही रुक गया है, और ये ऊपर वाला सॉल्वेंट क्या ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना, कि इसकी जो सी अट्रैक्शन थी ये मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा थी, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। इस कंपोनेंट को, मिक्सचर के इस कंपोनेंट को ये ऊपर की तरफ ले गया, इसलिए इसमें नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, ये दरमियान में क्यों रुक गया है, क्योंकि ये इसमें, ठीक है ना, समझ आ गई, ये इस तरीके से होगा। इसमें जो उनसे, इसमें भी पोलर खसूसियत ज़्यादा थी इस कंपोनेंट की निस्बत। इस कंपोनेंट ये इसमें ज़्यादा नॉन पोलर खसूसियत थी, इसलिए ये ऊपर की तरफ गया। इसमें कम नॉन पोलर खसूसियत थी, इसलिए ये जो सा पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इस नॉन पोलर कंपोनेंट को, इस मिक्सचर के इस नॉन पोलर कंपोनेंट को ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेकर गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें नॉन पोलर खसूसियत सी की निस्बत कम है, इसलिए ये सी से नीचे आ रहा है। इस तरीके से हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया है उनकी अफिनिटी की बिना पर, कि जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, जो कि एक्ट कर रहा है स्टेशनरी फेज़ के तौर पर, वो नीचे ही रह जाएंगे, और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा होगी, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो भी उस कंपोनेंट को ऊपर की तरफ ले जाएगा और वो कंपोनेंट ऊपर की तरफ लाया करेगा, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये आ गया RF वैल्यू इन तीनों कंपोनेंट्स की आ गई है। अब ये नोट करने वाली बात है, ये नोट है कि RF वैल्यू जो सी होनी चाहिए, ये हमेशा RF वैल्यू जो सी है ये 1 से कम होनी चाहिए। हमेशा जब भी RF वैल्यू आप निकालेंगे ना, उसकी मिकदार 1 से कम ही निकलेगी, ये इसका नोट करने वाली बात है। और सबसे करेक्ट RF वैल्यू जो सी होगी वो 0.3 से लेकर 0.8 के दरमियान होगी, ठीक है ना, समझ आ गई। ये सबसे करेक्ट RF वैल्यू है। ये RF वैल्यू सबसे करेक्ट वाली है, RF वैल्यू सबसे करेक्ट वाली है, यानी कि जिस भी कंपोनेंट की RF वैल्यू 0.3 आएगी या 0.8 आएगी या फिर इनके दरमियान आएगी ना, समझ लेना वो RF वैल्यू जो सी होगी वो सबसे अच्छी है बाकी कंपोनेंट्स की निस्बत। अगर बाकी कंपोनेंट्स की RF वैल्यू 0.3 से कम आ रही है या फिर 0.8 से ज़्यादा आ रही है, तो समझ लेना उसकी RF वैल्यू इतनी कंसिडरेबल नहीं है। ज़्यादा कंसिडरेबल वैल्यू कौन से कंपोनेंट की होगी, कि जिस कंपोनेंट की वैल्यू 0.3 या आ रही हो या 0.8 आ रही है या फिर इनके दरमियान आ रही है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो इस वीडियो, कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और शेयर भी कर देना।